नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्री मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूं शेयर फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटिंग की इस क्लास में। हम कर रहे हैं चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स और आज हम उसका यूनिट 2 इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। ये चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि 15 मार्क्स या 20 मार्क तक इसमें से पूछा जा सकता है। इस यूनिट में से अब तक सबसे ज्यादा पूछा गया था। वजह क्या थी कि दिस वाज द मेन यूनिट। कुछ नई चीजें ऐड की है इस बार आपके सिलेबस में जो कि मई 24 से पूछी जाएगी। तो वो बाकी के जो 3 यूनिट है उसमें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन अवर सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ द शेयर्स। तो पहले शेयर्स को समझेंगे, फिर इश्यू को समझेंगे, फिर उसे फॉरफीचर क्या है और री इश्यू क्या है वो समझेंगे। तो हमारा जो पूरा ये यूनिट पढ़ने में लर्निंग आउटकम क्या रहेगा कि अलग अलग टाइप के शेयर्स और शेयर कैपिटल क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर्स कि भाई अलग अलग शेयर्स हमने इश्यू किए है उसको किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन जो होता है मतलब कि जब कोई कंपनी शेयर्स अपने इश्यू करने के लिए प्रोस्पेक्टस निकालता है और पब्लिक को शेयर ऑफर करता है, तो पब्लिक जो पैसा अप्लाई करती है और पैसा देती है उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। मान लो कि 1 लाख रुपए का कंपनी ने इश्यू किया और शेयर उन्होंने इश्यू किया है 10,000। अब एप्लीकेशन आई वो 90 यानी कि 9,000 शेयर्स के लिए 90,000 के रुपए लिस्ट के लिए आई, तो उसे क्या कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर एप्लीकेशन आई 1,10,000 रुपया आए और 11,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसे हम समझेंगे, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी समझेंगे। एक होता है कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियस क्या है कि कोई व्यक्ति है वो अप्लाई करता है, उसके बाद कंपनी जब शेयर्स के पैसे मंगवाती है, आमतौर पर कंपनी क्या करती है, मान लो कि 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, तो कंपनी क्या करेगी, पहले 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपीज या सपोज 5 रुपीज पहले मंगवा। अब फिर कंपनी को जरूरत पड़ी फंड की। कंपनी ऐसा क्यों करती है कि एज एंड व्हेन जब रिक्वायरमेंट हो तब फंड मिले, नहीं तो कंपनी के पास भी अगर फंड बेकार का पड़ा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। उसके फिजूल खर्ची भी होती है और इंटरेस्ट लॉस भी होता है टू द शेयर होल्डर्स को। अब मान लो कि कंपनी ने कॉल किया कि भाई आप ₹3 भेज दो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये ₹3 नहीं भेजे, तो इसे बोलते हैं कॉल इन एरियस। कंपनी ने यहाँ पे ₹5 मंगाए थे, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम कुछ ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसको 150 शेयर ही दे पाए। उसके पास जो फंड पड़ा है उसको रिफंड नहीं किया है कंपनी ने, वो आगे के कॉल में सेट राइट कर रही। या तो इसे आप कॉल इन एडवांस के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब ये पैसा जो है वो एडवांस में आ गया है, अब तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है। एक कंसेप्ट है फॉरफीचर का, इसको हम डिटेल में समझेंगे और फॉरफीचर कब होगा उसे भी समझेंगे। री इश्यू ऑफ द शेयर मतलब कंपनी ने फॉरफीचर तो कर दिया, लेकिन वो शेयर जो है कंपनी अब किसी को भी बेच सकती है, तो वो जो री इश्यू करते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम समझेंगे। नो द ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो है, मान लो कोई कंपनी है उसको मशीनरी की आवश्यकता रही, 10 CR की मशीनरी है, कंपनी के पास अभी कैश नहीं है, वो सामने वाली कंपनी को ये कह सकती है कि भाई हम हमारे शेयर इश्यू आपको करेंगे। या तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो है वो
अपने सप्लायर को स्टॉक्स के लिए भी बोल सकती है कि हम आपको शेयर इश्यू करेंगे, अभी आप स्टॉक भेज दीजिए। तो ये कौन से संजोगों में कैसे होगा ये हम देखेंगे, और मेन चीज है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो हमें समझनी है। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। इसमें प्रोसीजर फॉर रेजिंग द फंड्स थ्रू इक्विटी, इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल। तो उसके लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर फ्रॉम द पब्लिक। तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, ये कंपनी जो है वो कितनी सॉल्वेंट है, ये शेयर में एप्लीकेशन आपके पास से जो पैसा लेके कंपनी क्या करने वाली है, साथ में कंपनी का बैकग्राउंड भी देते हैं, फ्यूचर विजन भी देते हैं, सारी चीजें वो देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी ने कहीं लोन वगैरह ले रखा है तो उसका भी इसमें जिक्र होता है। अगर कंपनी के सामने कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसका जिक्र भी होता है। तो ये प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी ने इश्यू किया, और सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी कंपनी को जब शेयर इक्विटी अपनी इश्यू करनी होती है तो पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है। अब उसके सामने 3 कंडीशन आएगी, मतलब पोजीशन हो सकती है। या तो ये शेयर है, सपोज 1 लाख शेयर है, 1 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर्स, उतनी ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई तो इसे फुल सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अगर 1 लाख के सामने 90,000 आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन में क्या करना है एज ए अकाउंटेंट, हमें कैसे एंट्री करनी है वो हमें इस चैप्टर में समझना है। तो जब फुल सब्सक्रिप्शन आता है, मतलब एग्जैक्ट सेम अमाउंट, तो क्या होगा, डायरेक्टर्स मेक अलॉटमेंट ऑफ द शेयर अप्लाइड। अलॉटमेंट मनी जब मिल जाती है तो फर्दर कॉल्स मेड एंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से ये एक सर्कल चलता है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो इसमें सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ शर्तें रखी है, कंपनीज एक्ट में कुछ शर्तें हैं, उसके अंतर्गत अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो पूरा का पूरा फंड वापस लौटा दिया जाता है। अगर सब्सक्रिप्शन आया है तो डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पर मैं डायरेक्टर्स बोलूं आपको समझना है कि ये हमेशा बोर्ड के हिस्सा हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिस्सा हो गए। डायरेक्टर्स मेक अलॉटमेंट फॉर द शेयर्स, अलॉटमेंट मनी आ जाने के बाद ये लोग आगे की प्रोसीजर करेंगे। अब मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि सपोज 1 लाख शेयर्स है, वो इश्यू करना है और फंड आया 2 लाख शेयर्स के लिए, मतलब ओवर सब्सक्राइब ट्वाइस हो गया, तो क्या करना है। तो कंपनी ये स्टैंड ले सकती है कि भाई जिन लोगों ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसे 500 शेयर्स दे दो, 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसे 50 शेयर्स दे दो। मतलब फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड 1 शेयर इज इश्यूड, दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये किस तरह से ओवर सब्सक्राइब होता है उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। तो ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है। अब उसमें भी अलॉटमेंट मनी आए और फिर अलग अलग कॉल्स आए, कॉल्स क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। हमें एक और चीज समझनी है, शेयर इश्यूड फॉर कैश, मतलब पैसा लेकर। यहाँ पर कैश माने बैंक इंक्लूडेड होता है। अब शेयर की एक फ्रेश वैल्यू होती है, आमतौर पर भारत में 10 रुपया 100 रुपया इस तरह से होता है, कभी कभी 1 रुपीज भी हो जाता है। तो ये शेयर वैल्यू जो होती है वो शेयर इश्यूड एट द फेस वैल्यू, या तो शेयर इश्यूड एट ए प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज, अगर कंपनी 10 रुपए लेकर ये शेयर इश्यू करती है तो वो एट पार भी बोला जाता है या शेयर इश्यूड एट फेस वैल्यू बोला जाता है। अगर कंपनी ये चाहती है कि भाई नहीं, हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा मार्केट में बहुत है और हम इसमें 40 रुपया प्रीमियम लेंगे, तो क्या होगा, कुल मिलाकर 50 रुपया जब कोई व्यक्ति देगा तब उसे एक शेयर इश्यू किया जाए। सो
There will be a security premium account is credited with the entry for share capital account. तो 10 रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में, 40 रुपया कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सो कंपनी या तो एट पार शेयर इश्यू करेगी या तो प्रीमियम के साथ इश्यू करेगी, लेकिन एक और कंडीशन लगा दी है यहाँ पर, एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। मतलब 10 रुपए का शेयर आप 9 रुपया या 8 रुपये में नहीं सेल कर सकते, एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है कि अपने ही कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय को कंपनी अगर कोई शेयर देती है तो उसमें वो डिस्काउंट ऑफर कर सकती है। And therefore, any issue on discount by the company will be void, with the company being punishable with the fine. अगर ये सेट इक्विटी के अलावा अगर कोई शेयर दिया है डिस्काउंट पे तो वो ऑफेंस है और कंपनी विल बी पनिशेबल। Sweat equity share means such equity shares are issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash, for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever names called it. जो भी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को कंपनी ये देते हैं वो अदर देन कैश के फॉर्म में भी दे सकते हैं और इसे कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन इट कैन बी इश्यूड ओनली टू द एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स। अब हमारा सेशन शुरू होता है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनटू ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल। ये हम समझ चुके हैं, हमने सोल प्रोप्राइटर में देखा और पार्टनरशिप में भी देखा कि लोग जो अपने फंड लगाते हैं बिजनेस में इसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल फंडिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस फर्म कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। देखिए, अगर सोल प्रोपराइटर है तो ओनरशिप किसके पास होगी? प्रोपराइटर के पास। He alone is the owner of the business. टाइप ऑफ कैपिटल को क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। लायबिलिटी ऑफ द ओनर कितनी है? अनलिमिटेड। मतलब अगर बिजनेस में नुकसान होता है, मान लीजिए कि कैपिटल थी 5 लाख और नुकसान हो गया 10 लाख, मतलब लोगों के पास से उधार लिया हुई चीज का भी नुकसान हो गया, तो जो प्रोपराइटर है इज लायबल फॉर एंटायर 10 lakhs। मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली अप टू द कैपिटल बट फ्रॉम हिज ओन मनी, सो हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ये पार्टनरशिप अपार्ट फ्रॉम एलएलपी। पार्टनरशिप जो है उसमें ओनरशिप किसके पास रहेगी? पार्टनर्स के पास। कैपिटल को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड। कंपनी के केस में ओनरशिप किसके पास रहती है? शेयर होल्डर के पास। टाइप ऑफ कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। ये लायबिलिटी जो है लिमिटेड टू इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये तक ही लायबिलिटी रहेगी। अगर 500 शेयर है तो 5,000 रुपये तक ही लायबिलिटी रहेगी। लाइक दैट। With the onset of industrial revolution, requirement of capital investment shot to a new height and the attached risk of failure increased due to the pace of technological development. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया कैपिटल की डिमांड बढ़ती गई, लेकिन लोगों को डर लगता था कि अगर बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा। इसीलिए ये कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी पिक्चर में आई, जिसमें रिस्क आपका जो है वो लिमिटेड टू द शेयर होल्ड। आप जो भी शेयर्स होल्ड करते हो उतने तक ही लायबिलिटी है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कुड नॉट कॉप विद द प्रेशर ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल एंड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। वर्षों पहले एक कोडैक करके कंपनी थी। कोडैक के जो कैमरास थे वो वर्ल्ड बेस्ट थे। बहुत सालों तक उन्होंने फिल्म्स भी बनाई, अच्छे अच्छे फिल्म्स बनाना, मतलब कि जो कैमरा के अंदर होती है वो फिल्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कंपनी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब डिजिटल युग आया तो ये कंपनी को बंद करना। सो रिस्क इज देयर। ये रिस्क किस चीज का था?
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। चलिए अब समझते हैं शेयर कैपिटल को। Total capital of the company is divided into number of small individual units of a fixed amount and each such unit is called share. Okay. इसको मैं सादी भाषा में समझाता हूँ। सपोज एक बिजनेस शुरू करना है और ऑनर ने मतलब जो भी प्रमोटर था उसने देखा कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब उसके खुद के पास सिर्फ 25 लाख है, तो 1 CR के सामने 25 लाख में वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा कि इसका शेयर इश्यू निकाल, वो 1 करोड़ का शेयर निकालेगा, 25 लाख का शेयर खुद रखेगा, फिर बाकी क्या होगा? तो बाकी 75 लाख लोग, यहाँ पर हो सकता है कंपनी उसके हाथ में से चली जाए, तो इसीलिए वो शर्त वगैरह रखता है। तो मैं इतनी डिटेल में अभी आपको नहीं ले जा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि बाकी के वो जो शेयर इश्यू करेंगे वो किसी के पास से 25 लाख रुपए के शेयर से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब ही विल रिमेन इन अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, चलिए, तो ये जो रुपया है वो क्या करेगा कि 1 करोड़ रुपया उसको लाना है, तो 10 लाख रुपए का 10 रुपीज ईच वाला शेयर जो है वो इश्यू करेगा। तो ये 10 लाख है, मल्टीप्लाई 10 यानी कि 1 CR हो गया। तो इस हिसाब से शेयर्स इश्यू होते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? हम शेयर बोलते हैं। The fixed value of a share printed on the share certificate is called nominal par face value of the share. ये तीनों शब्द याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछते हैं उनमें से ये कोई भी शब्द का इस्तेमाल करे तो उसका मीनिंग क्या है? एक समान। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है कि ₹10 फेस वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है? ये जो इश्यू है इंडिविजुअल शेयर है वो 10 रुपए का है। अगर लिखा है ₹10 एट पार या तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, तो भी उसका यही मतलब। However, company can issue shares at a price different from the face value of the share. अभी हमने प्रीमियम का देखा कि कंपनी बोलेगी कि हमें 50 रुपया भी चाहिए। The liability of the holder of shares called shareholder is limited to the issue price of shares. This is very much important. अब दूसरी एक इंफॉर्मेशन है जो हमें समझनी है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैटर को समझना जरूरी है। क्या है? द इश्यू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये जरूरी नहीं है कि ये इश्यू प्राइस जो होती है वो मार्केट प्राइस ही हो। उसके लिए कंपनी क्या करती है? एक बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज करती है। ये प्रोसेस क्या है बुक बिल्डिंग की? कंपनी प्राइस को डिटरमिन करने के लिए अलग अलग चीजों को देखेगी कि भाई ये कंपनी जो है उसमें कितने लोग शेयर्स खरीद सकते हैं, आगे जाके कंपनी का कैसे डेवलपमेंट होगा, मार्केट में कंपटीशन कैसी है, ये सारी चीजें देखकर ये एक्सरसाइज करते हैं, बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं। ये प्रोसेस के थ्रू वो प्राइस तय करती है कि हमारी कंपनी का शेयर 10 रुपया होगा और प्रीमियम जो है वो 5 रुपया लेंगे, तो कुल मिलाकर 15 रुपीज हमारी ऑफर प्राइस होगी। जितनी कंपनी साउंड होगी प्रीमियम की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। कंपनी हो सकता है कि नहीं हो, उसे लगता है कि कोई सब्सक्राइब मतलब अगर प्रीमियम लेंगे तो नहीं करेगा, तो वो एट पार भी इश्यू कर सकती है। तो जो भी फेस वैल्यू होगा दैट विल बी द ऑफर प्राइस। The total capital of the company is divided into shares. The capital of the company is called share capital. At the time of the issue of the shares, every company is required to follow SEBI regulation. Now, what is SEBI? SEBI का मतलब क्या है? My dear friends, हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हुए हर एक शॉर्ट फॉर्म को आप इसका फुल फॉर्म जरूर पढ़िएगा और याद रहे तो बढ़िया है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया।
भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए जो संस्था बनाई है उसका नाम सेबी। उन्होंने रेगुलेशन दिया है, उस आधार पर शेयर्स इश्यू हो गए। अब कुछ यहां पर हमें समझना है कि सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन सी है वो देख लेते हैं। कोई भी प्रमोटर्स जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई चलिए हमें ये बिजनेस में अगर आगे ले जाना है तो हमें कितने फंड की आवश्यकता रहेगी। अभी मान लीजिए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट 5 करोड़ है, लेकिन कंपनी सोचती है कि आगे जाकर और 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी जो अपना मेमोरेंडम वगैरह बनाती है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड उसमें एक शब्द लिखती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा अगर कैपिटल कंपनी को एकत्रित करनी है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन लानी पड़ेगी और ऑथोराइज कैपिटल को अमेंड करने के लिए उनको शेयर होल्डर्स की सम्मति चाहिए। तो मान लीजिए कि 10 CR वे लोग ऑथोराइज कैपिटल रखते हैं, फिर उनको अभी जरूरत है 5 CR 5 करोड़ की, तो वो इश्यू निकालेंगे। तो जो भी इश्यू होगा उसे इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। ये इश्यूड कैपिटल हो सकता है 5 करोड़ की हो। उसके लिए जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, लोगों ने अप्लाई किया, मान लो कि ये फुली सब्सक्राइब हो गया तो सब्सक्राइब कैपिटल भी कितनी रहेगी 5 CR। तो ये सारी चीजों को हम समझते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। A company estimates its maximum capital requirement. This amount of capital is mentioned in capital clause of the memorandum of association। इस शब्द को याद रखना, ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। कहाँ लिखा होता है कैपिटल क्लॉज? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी भी बोलते हैं इसे। आरओसी जो है it puts a limit on the amount of the capital which a company is authorized to raise during its lifetime, and it is called authorized capital. It is shown in the share capital schedule in the financial statement as per the prescribed format at face value। अभी हम आगे जाके जो हमने इलिस्ट्रेशन दिखाएंगे उसमें ये सारी चीजों को समझने वाले हैं। शेड्यूल्स जो है कैसे होता है, बैलेंस शीट के साथ अलग अलग चीजें अटैच की जाती है, नोट्स, तो उसके अंदर शेड्यूल भी रहते हैं। तो उसमें शेयर कैपिटल को किस तरह से दिखाया जाता है उसको भी हम समझेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट है इश्यूड शेयर कैपिटल। ए कंपनी नीड नॉट इश्यू टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसे मैंने अभी बात की कि भाई 10 करोड़ तो जरूरत है फ्यूचर की, अभी तो सिर्फ 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ की इश्यू करेंगे। Whatever portion of the share capital is issued by the company, it is called issued capital. Issued capital means and includes the nominal value of the share issued by the company for cash and consideration other than cash to promoter of the company and others. Consideration other than the cash, उसके बारे में अभी हमने देखा कि भाई कभी कोई व्यक्ति है वो एक्सपर्ट है, कंपनी के पास उसको देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ये मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या होगा, कंपनी इससे बोलेगी कि हम आपको शेयर इश्यू करेंगे, आप अभी कंपनी का संचालन कीजिए। जब प्रॉफिट आएगा तो उस व्यक्ति का शेयर्स के दाम ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे, तो ही विल गेट हैंडसम अमाउंट। तो इस तरह से भी व्यवहार होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू माने फेस वैल्यू। तो ये शेयर्स भी फेस वैल्यू पर दिखाए जाते हैं। The remaining portion of the authorized capital, which is not issued either in cash or consideration, may be termed as unissued capital। तो मान लो हमारे केस में 10 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल थी, इश्यूड कैपिटल 5 करोड़ थी, तो अनइश्यूड कैपिटल जो है वो भी कितनी रहेगी 5 CR।
अगर 6 करोड़ इश्यू करते हैं तो ये 4 करोड़ बन जाएंगे, मतलब दोनों का टोटल होगा ऑथराइज कैपिटल होगा। तीसरा कंसेप्ट समझिए, वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने इनविटेशन दिया लोगों को, का आइए हमारे शेयर में आप अप्लाई कीजिए, और कंपनी ने उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस बाहर निकाला जिसमें सारी चीजें लिखी थी, लोगों ने उसको पढ़ा और फिर कंपनी को अप्लाई किया। It is that part of the issued share capital which is subscribed by the public, that is applied by the public and allotted by the company। मतलब कंपनी जो है उसने एलोकेशन किया है और पब्लिक ने अप्लाइड किया है, उसको हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। It also includes the face value of the share issued by the company for consideration other than cash। तो प्रैक्टिकल पर्पज से आप ये मान लीजिए कि हर जगह पर अदर देन कैश इश्यू किया हुआ शेयर जो है वो शामिल रहेगा। अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब क्या है कि कंपनीज जनरली रिसीव द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। द पोर्शन ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स व्हिच अ कंपनी हैज डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स is known as called up capital, and the balance which the company decided to demand in future may be referred to as uncalled capital। चलिए हमारा एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कंपनी जो है उसने 10 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल रखी है, इश्यू की उसमें से कैपिटल 6 करोड़, लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब हुआ 6 करोड़, लेकिन कंपनी ने क्या कहा कि भाई आप एप्लीकेशन के साथ 10 रुपीज का एक शेयर है, ये फेस वैल्यू है, 8 पार इश्यू किया है। कंपनी ने बोला कि एप्लीकेशन के साथ आप ₹5 ही भेजिए, तो क्या होगा, कंपनी के पास ₹3 करोड़ अभी जमा हुआ है। कंपनी ने 3 करोड़ की अभी आवश्यकता नहीं है, वो 6 महीने के बाद है, तो ये जो बाकी का फंड है उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो हमारे केस में अनकॉल्ड कैपिटल कितनी रही, शेयर। पेड अप शेयर कैपिटल, it is the portion of the called up capital which is paid by the shareholder whenever a particular amount is called by the company and the shareholders fails to the pay amount fully or partially, it is known as unpaid calls or installment or calls in arrears। चलिए अब इसको और समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया है, ये 10 रुपए का जो शेयर इश्यू किया था कंपनी ने, उसमें क्या हुआ, उन्होंने ₹5 जो है वो एप्लीकेशन के साथ मंगाए, ₹3 फर्स्ट कॉल के द्वारा मंगाए, ये पूरे रुपए आ गए सबके। अब ₹2 बाकी था, उससे भी मंगा लिया सेकंड कॉल। अब 10,000 शेयर्स वाले लोगों ने ये पैसे नहीं भेजे, सिर्फ 10,000, मतलब कितना रुपया बाकी है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 20,000 रुपया बाकी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 10,000 शेयर्स आर कॉल इन एरियस। या तो अमाउंट की बात करें तो कॉल इन एरियस अमाउंट कितनी है, 20,000 रुपीज। सो जो पोर्शन नहीं आया है, अब तक पब्लिक ने नहीं भेजा है, उसे हम कॉल इन एरियस कहेंगे। Thus, installment in arrears mean the amount not paid, although it has been demanded by the company as payment towards the issue price of the share। To calculate the paid up capital, the amount of installment in arrears is deducted from the called up capital। मतलब पेड अप कैपिटल किसे बोलेंगे कि कंपनी ने जितने रुपए मंगाए हैं उसमें से जो
माइनस कर देंगे कितना, जो नहीं आया है, अनपेड एरियर्स जो है उसे डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करेंगे तो ये पेड अप कैपिटल मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे अभी तो और समझ में आ जाएगा। अब एक दूसरा कंसेप्ट है कॉल इन एडवांस। ये हर एक चीज पर आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। कॉल इन एडवांस क्या आता है, इज दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ये कैसे हो सकता है, कभी कभी मान लो कि कोई ओवर सब्सक्राइब हो गया। हम्म, अभी हमने प्रो रेटा एलोकेशन देखा था कि भाई ये सब्सक्रिप्शन कंपनी ने 6 करोड़ रुपए की कैपिटल इश्यू की, लेकिन एप्लीकेशन 12 करोड़ रुपए का आया, मतलब एप्लीकेशन आया कि भाई हमें ये डबल, मतलब सबको चाहिए। शेयर अच्छा था तो कंपनी ने क्या किया, इसको प्रो रेटा इश्यू किया। अब प्रो रेटा इश्यू किया तो क्या होगा, 5 रुपीज सपोज पहले कॉल में मंगाए थे, लेकिन ये 12 करोड़ में तो ये पूरा का पूरा रुपीज आ गया है, तो कंपनी को कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ सिर्फ 3 रुपए मंगाए थे, तो ये 3 रुपीज अगर मंगाए थे तो क्या होगा, प्रोरेटा एलोकेशन के बाद कंपनी के पास कितने रुपए बचे होंगे, 6 रुपीज। तो कंपनी ये जो 3 रुपीज है वो एप्लीकेशन के साथ रख लिया, लेकिन बाकी के 3 रुपीज है वो क्या है, दैट इज एडवांस रिसीव्ड। कंपनी इसे कैपिटल नहीं दिखा सकती, इसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस, क्योंकि कंपनी ने अब तक इस शेयर के लिए कॉल ही नहीं किया है। तो जो पैसा कंपनी के पास पड़ा है वो उसकी लायबिलिटी है, नहीं कि शेयर कैपिटल, और इसे कॉल इन एडवांस कहते हैं। Call in advance is that portion of the capital which is yet to be called by the company but has already been paid by the shareholder. In the financial statement, called up and paid up capital are shown together. Called up and paid up. ये एक कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी है और इसके ऊपर टेस्ट नॉलेज में क्वेश्चन है, और पुरानी एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व शेयर कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए, तो रिजर्व शेयर कैपिटल क्या है कि कभी कभी कंपनी को लगता है कि भाई हम जो कैपिटल हमारी है ये 10 करोड़ हमारी ऑथोराइज है, लेकिन हम पूरे कंपनी का हमारा काम जो है वो 9 करोड़ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंपनी में भविष्य में कहीं लॉस होता है और वाइंड अप करने की जरूरत पड़ी तो हम 1 करोड़ के शेयर्स इश्यू करेंगे। सो रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल इज सच कैपिटल विच इज kept separate by the company for the future purpose. As per Section 65 of the Companies Act 2030, company may decide by passing a resolution. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग्स में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, that a certain portion of the subscribed uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up of the company. कौन सी ये है, सब्सक्रिप्शन वाली, मतलब यहां पर सब्सक्राइब में 6 करोड़ आए, अब कंपनी ने जो पैसा पहले एप्लीकेशन के साथ लिया था तो कंपनी ने सोचा कि ये 6 करोड़ में से हम 1 करोड़ को साइड में रख देते हैं, अगर कंपनी को बंद करना पड़ा तो ही वो मंगाएंगे, नहीं तो नहीं मंगाएंगे। तो ऐसी कैपिटल को रिजर्व शेयर कैपिटल कहते हैं। पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल which a company has decided to call only in case of liquidation of the company is called reserve capital. अभी जो मैं कह रहा था, रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स क्या है,
कैपिटल रिजर्व्स आर अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट करेगी उसमें से कुछ हिस्सा अलग रखा जाएगा, उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। एंड रिफर टू दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, उनमें से डिविडेंड नहीं दिया। Thus, reserve capital, which is portion of the uncalled capital to be called up in the event of the winding up of the company, is entirely different in nature from capital reserves, which is created out of the capital profits only. मतलब ये प्रॉफिट का हिस्सा है। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हैं। पहला जो इक्वेशन है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कुल कितनी होगी? इश्यूड कैपिटल प्लस अनइश्यूड कैपिटल। दूसरा, subscribed capital can be equal to or greater than or less than issued capital, resulting in three situations respectively. या तो ये fully subscribe होगा, या तो ओवर सब्सक्राइब होगा, या तो अंडर सब्सक्राइब होगा। कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स पेड अप कैपिटल प्लस कॉल इन एरियस, और अगर कोई एडवांस आया है तो उसे माइनस करना है, कॉल इन एडवांस। चलिए ये ही चीज पर हम एक इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 1. A company had an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। It allotted 60,000 shares and rejected remaining application. That means कि 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन फंड उसने वापस कर दिया। Up to 31st March 22, it has demanded or called ₹9 per share. मतलब 60,000 इश्यू किया था, ₹9 पर शेयर डिमांड किया है, तो दैट इज 60 मल्टीप्लाई 9 मतलब 5,40,000 रुपीज उन्होंने कॉल किया है। All shareholders have duly paid the amount called. सबने भी किया है, लेकिन except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only ₹7 per share. मतलब इसका एरियस कितना है? ₹2 पर शेयर। 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो कुल रुपीस कितना है एरियस में रहा? 10,000। टोटल 5,40,000 आना चाहिए था, अब 10,000 एरियस में है, तो 5,30,000 रुपीज अब तक कंपनी के पास पहुंचा है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स, मतलब बाकी कुछ अब तक कंपनी ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कुछ फिक्स एसेट वगैरह नहीं है, सिर्फ कंपनी चालू की है और ये अपना शेयर इश्यू किया है। तो कंपनी के पास कितना रुपया है? 5,30,000 रुपीज, और 10,000 इज इन एरियस। इसे प्रेजेंटेशन कैसे करना है? तो हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये बैलेंस शीट का हिस्सा होगा, उसमें इक्विटी एंड कैपिटल पहला हिस्सा जो होता है वो होता है। माइंड वेल ये हम बना रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर। सबसे पहले बैलेंस शीट में ये पर्टिकुलर्स, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें हमें क्या लिखना है? हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल, जिसे आप इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत प्रकार की शेयर कैपिटल है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वगैरह, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। इसके लिए हम एक नोट बनाएंगे, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ही हमें देना। तो ये अमाउंट हमने ऑलरेडी गिन ली है, 10,000 इज द एरियस एंड 5,30,000 रुपीज इज द, तो ये हमारा टोटल लायबिलिटी का हिस्सा हो जाएगा 5,30,000 रुपीज। अब इतनी अमाउंट बैंक में तो आई होगी, तो ये हमारी एसेट बनेगी। एसेट जो है उसको हम, चलिए एसेट लिखा ही है मैंने, उसमें
अलग अलग हिस्सा रहेगा, नॉन करंट एसेट होगी एंड करंट एसेट होगी। कैश और बैंक को हम नॉन करंट नहीं लेकिन करंट एसेट में बाइफरकेट करते हैं, और इसके लिए जो टाइटल है उसे हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके लिए भी एक नोट बना लेंगे, तो ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर टेली हो जाता है। इतना शॉर्ट एंड स्वीट बैलेंस शीट देखकर एक अकाउंटेंट की आंखें भर आती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। चलिए, अब नोट्स टू अकाउंट, ये हमारी पहली नोट है शेयर कैपिटल के बारे में। एग्जाम में आपको इसको दिमाग में बैठा के जाना है, और कुछ चीजें हो या ना हो पूरी लिख देनी, मतलब ये फॉर्मेट तो छपा होना चाहिए आपके दिमाग में। और सबसे पहले बात है शेयर कैपिटल, तो उसमें ये कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? ऑथोराइज्ड है 10 लाख रुपया है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो इसे प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इसके प्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं 1 लाख, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स प्रकार लिखना है ऑफ रुपीस फेस वैल्यू इच, या तो नॉमिनल वैल्यू। तो ये कितना हो गया? 10 लाख। अब कंपनी ने इश्यू कितने किए? 60,000। सो 60,000 इश्यूड इक्विटी शेयर्स कितने रुपये में किए? ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 6 लाख। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया था? ओवर सब्सक्राइब था, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम ये अमाउंट रखनी है। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब ये भी 6 लाख बन गए। अब कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये महत्वपूर्ण है, इसको कैसे दर्शाएंगे? 60,000 पहले कॉल्ड अप की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹9 कॉल्ड अप, मतलब 9 रुपया हमने कॉल किया है, तो ये अमाउंट बन जाएगी 5,40,000। हाउएवर लेस कॉल्स अनपेड ऑन 5,000 shares एट द रेट ₹2 पर शेयर। तो ये 10,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा? 5,30,000। याद रहे, बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ ये फिगर जाएगा, बाकी एक भी फिगर नहीं जाएगा। तो बैलेंस शीट में हमने कितना फिगर लिखा है? 5,30,000। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये डायरेक्ट फिगर लिखा है। याद रहे, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उनमें जो फिगर आएगा वही कैरी फॉरवर्ड होगा एक्सट्रेक्ट बैलेंस या तो बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में वही फिगर ले जाना है जो यहाँ पर आएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? नोट्स टू अकाउंट, उसके बाद क्या होगा? बैलेंस शीट बनेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नोट की, तो उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये पूरा रुपया बैंक में आया था, तो हमने दूसरी नोट हम बनाएंगे। तो नोट का नाम क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर आपने देखा कि जो नोट नंबर है हमने यहाँ दिया, वही नंबर आपको वहां पर मैच करके इंफॉर्मेशन देनी है। हालांकि आप समझदार हैं, ऐसी कोई चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एग्जाम में हर एक चीज का महत्व है, तो ये नंबरिंग में गड़बड़ ना हो जाए। पहले पेंसिल से लिखिए, बाद में इसको फाइनल कर दीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम सम आधा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ में कुछ लिखना भूल गया, तो ये नोट नंबर आपकी गड़बड़ा जाएगी। तो ऑलवेज राइट विद पेंसिल एंड देन मेक इट बाय द पेन। Okay, so this is a cash equivalent.
यहां पर क्या लिखना है, बैलेंस विथ बैंक। तो ये 5,30,000 हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए आईसीआई ने क्या कहा है, सेम चीज, क्योंकि हम आईसीआई ने जो कहा है उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। एंड इट इज एज पर द लॉ, क्योंकि कंपनी अकाउंट में हर एक चीज इज डिफाइंड बाय द लॉ। तो नोट्स टू अकाउंट्स पहले बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। It is clear from above the details of the authorized, issued and subscribed capital are given in the notes to account but are not counted. It is only the paid up capital, मतलब paid up capital है the portion of the issued capital subscribed by shareholder which is taken into account while totaling the liability side of the balance sheet. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। हमारे पास अलग अलग प्रकार के शेयर्स होते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले एक और शेयर का प्रकार समझते हैं, उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस का सिंपल डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि अगर प्रेफरेंस देते हैं तो हम उस व्यक्ति को पहले उसको पेमेंट करेंगे। Preference shares according to the section 43 of the Companies Act 2013. Persons holding preference shares called preference shareholders are assured of a preferential dividend at a fixed rate during the life of the company. उसको एक एश्योरेंस दिया जाता है कि भाई हम आपको इतना डिविडेंड तो देंगे ही। सो उसको एक फीचर क्या है, एश्योर्ड ऑफ अ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। पहले प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर अगर प्रॉफिट बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, अदरवाइज नॉट। They also carry a preferential right over the shareholders to be paid first in case of winding up of the company. अब मान लो जरूरत पड़ी कंपनी को वाइंड अप करने की, बंद करने की, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका पैसा, मतलब सबसे पहले मतलब बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाता है। इसके वाइंडिंग अप का एक पूरा चैप्टर आपको आएगा इंटर में, उसमें एक हायरार्की आएगी कि भाई सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, एम्प्लॉयज को देना है, फिर आउटसाइड लायबिलिटी, फिर गवर्नमेंट, फिर बैंक्स वगैरह, सब क्या पूरा लिस्ट है। लास्ट में जो बचता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो है इक्विटी शेयर होल्डर। सो इज द अल्टीमेट पर्सन टू गेट द अमाउंट आउट ऑफ द वाइंडिंग व्हेन वाइंडिंग अप इज टेकन प्लेस। कंपनी का जो भी फंड है उनमें से लास्ट इक्विटी शेयर्स को, सेकंड लास्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया। Thus the enjoy preferential right, उसके पास अधिकार है। राइट्स का मतलब क्या है, अधिकार। कौन से मामले में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को रीपेमेंट करने में भी उसके पास प्रेफरेंस है। जनरली ऑर्डर ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स के पास कुछ अधिकार होते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको अपॉइंट करना, फिर कंपनी का सीईओ वगैरह को अपॉइंट करना है तो उसको चालू रखना है नहीं, या तो फिर ऑडिटर है उसको अपॉइंट करना है, कंपनी के बारे में, कंपनी का एक्सपांशन करना है तो शेयर होल्डर्स की सम्मति चाहिए। ऐसे सारे जो निर्णय है उसमें वोटिंग होता है, और वो वोटिंग करने का अधिकार इक्विटी शेयर कैपिटल को होता है। जनरली मतलब इन एक्सेप्शनल केस दे विल गेट द राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये अधिकार नहीं होता है। कंपनीज यूज दिस मोड ऑफ फाइनेंसिंग एज इट इज चीपर देन रेजिंग डेट। डेट यानी कि उधार। कोई कंपनी है बाहर से बैंक की लोन लेगी तो उसको 10% 12% इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सस्ती पड़ती है, उसमें 7 या 8% डिविडेंड देना पड़ता है। The Companies Act 2013 prohibit the issue of any preference share which is irredeemable। एक और नया शब्द आया, irredeemable का मतलब क्या है,
जो कि रिडीमेबल ना हो। रिडीम का मतलब क्या है कि हर एक प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते समय कंपनी ये कहेगी कि हम आपको 10 साल या 15 साल में ये पैसे वापिस दे देंगे। उस वक्त या तो कंपनी इसको इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकती है या कैश पेमेंट भी कर सकती है। तो ये जो शेयर्स को अमाउंट को वापिस करने का जो पूरा काम है, इसे रिडेम्पशन कहते हैं। और ये रिडेम्पशन वाला क्लोज होना आवश्यक है। अगर ये रिडेम्पशन वाला क्लोज नहीं है तो ये लाइफ टाइम प्रेफरेंस है कि ऐसे ही रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिट कर दिया है and it prohibited the issue of the preference which is irredeemable. Preferences are cumulative and non-participating unless expressly stated otherwise. मतलब अगर उसमें लिखा है तो क्यूमुलेटिव नहीं होगा, नहीं तो फिर वो क्यूमुलेटिव होगा। और फॉर नॉन पार्टिसिपेटिव मतलब कि ये लोग वोटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी उसमें लिखा होगा, जिसमें prospectus issued by the company for preferential shares. चलिए अब प्रेफरेंसेस के कुछ प्रकार को समझ लें। ये शॉर्ट नोट के लिए काफी उपयोगी चीजें हैं, इसको हमेशा थोड़ा इसको स्टडी कर लेना। अब कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं? एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं कि जो भी डिविडेंड कंपनी को मिलेगा, वो मान लो कि कंपनी के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कंपनी वो पे नहीं कर पाएगी। पे नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा? अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव टाइप का है तो डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता रहेगा, मतलब एकत्रित होता रहेगा। जब प्रॉफिट आएगा तब एक साथ 2 साल 3 साल 4 साल का एक साथ पे करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी का नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो जैसे ही साल पूरा हुआ, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है और कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है और डिविडेंड नहीं देती है प्रेफरेंस शेयर पर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार जो है, राइट टू रिसीव द डिविडेंड, विल गेट एक्सपायर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। A cumulative preference share is one that carries the right to a fixed amount of dividend or dividends at a fixed rate. Such a dividend is payable even out of the future profit if current year's profit are insufficient for the purpose. मतलब फ्यूचर प्रॉफिट में से भी ये दिया जा सकता है। A non-cumulative preference shares carries with it the right to a fixed amount of dividend. In case no dividend is declared in a year due to any reason, the right to receive such dividend for that year expires. It implies that holder of such share is not entitled to arrears of dividend in future. In case of cumulative preference share, जो भी एरियस होगा वो कंपनी को अपने बैलेंस शीट में डिक्लेयर करना है। अब एक और कंसेप्ट है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है ये समझ लें। पार्टिसिपेट करना मतलब हिस्सा लेना। Notwithstanding the right to a fixed dividend, this category of preferences confers on the holder the right to participate in the surplus profit, if any, after the equity shareholders have been paid dividend at a stipulated rate. बढ़िया। मतलब मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उसको यह बोला गया है कि आपको 8% के हिसाब से डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ और इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% इंटरेस्ट डिविडेंड पे करने के बाद भी सरप्लस बचा तो आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव। In the event of winding up of the company, this type of the shares carries the right to receive a predetermined portion of surplus as well as once the equity holders have been, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेड होने के बाद जो सरप्लस है उसमें उस लोगों का हिस्सा रहेगा।
अब उससे उल्टी बात होगी नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर, a share on which only a fixed rate of dividend is paid every year without any accompanying additional right in profit and in the surplus on winding up is called non-participating preference shares. Unless otherwise specified, the preference shares are generally non-participating. मतलब preference share में कुछ नहीं लिखा है तो ये always non-participative preference shares होगा. एग्जाम में भी एक्सचेंज कुछ नहीं लिखा है तो हमें क्या समझना है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है. चलिए अब बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल का मतलब क्या है? दीज आर शेयर्स दैट अ कंपनी में इश्यू ऑन द कंडीशन दैट द कंपनी विल रिपे आफ्टर द फिक्स पीरियड और इवन अर्लियर एट कंपनीज डिस्क्रिप्शन. मतलब 10 साल फिक्स किया था, 8 साल के बाद कंपनी को लगा गया अब चलो सफिशिएंट फंड पड़ा है, इनको पैसे वापिस करो तो कर सकती. The repayment on these shares is called redemption and it is governed by Section 55 of the Companies Act 2013. तो ये सेक्शन 55 के अंदर रिडेम्पशन आता है. अब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस. नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या है? The preferences which do not carry with them the arrangement regarding redemption are called non-redeemable preferences. According to Section 55, non-company limited by shares shall issue a redeemable preference share or preference shares redeemable after the expiry of the 20 years of the date of issue. मतलब कोई कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम आपको 20 साल के बाद 25 साल में ये पैसा देंगे. नो, मैक्सिमम पीरियड ऑफ द रिडम्पशन इज कितना है? 20 years. However, इसमें भी a company may issue preferences redeemable after 20 years for such infrastructure as may be specified under the Companies Act. अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? कोई कंपनी है जैसे कि L&T, अब उसने मुंबई और अहमदाबाद के बीच में एक बड़ा सा हाईवे बनाया. ये हाईवे में से उसको टोल कलेक्ट करने में ही 25-30 साल लग जाए तो क्या होगा? तो वो प्रेफरेंस जो निकालेगी वो 25 साल 30 साल तक के लिए निकाल सकती है और इसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन की गई. अब एक और कंसेप्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्जन का मतलब क्या है? बदलाव, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज करना. Convertible preference share, this shares gives the right to the holder to get them converted into equity shares at their option according to the terms and condition of their issue. मतलब यहाँ पर ऑप्शन किसके पास है? शेयर होल्डर के पास. मान लो कोई कंपनी 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर, पीएस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रेफरेंस शेयर, लेकिन एग्जाम में यूज नहीं करना है, हम आपस में बात करें तो चलता है. 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया और इसमें यह कहा गया कि 10 साल के बाद हम आपको एक प्रेफरेंस शेयर के सामने एक इक्विटी शेयर देंगे, लेकिन ऑप्शन किसका होगा? शेयर होल्डर. शेयर होल्डर बोलेंगे कि नहीं, मुझे जो पैसे मेरे बनते दे दो, तो उसको दे देंगे. अब दूसरी चीज, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. When the holder of a preference share has not been conferred the right to get his holding converted into equity shares, it is called non-convertible preference shares. तो इसे NCPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. एग्जाम में फुल लिखना है. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है. एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है या तो शेयर्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो हमें क्या समझना है? ये नॉन कन्वर्टेबल. ये नोट हमारे लिए एग्जाम के उपयुक्त है. Unless mentioned otherwise, preference shares are non-cumulative, non-participating, non-convertible and redeemable. तीन नॉन है और एक रिडीमेबल है, इसको आपको याद रखना.
अगला हमारा जो शेयर्स है वो है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है, इसे डेफिनेशन में लिखा है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are not preference shares. It means that they do not enjoy any preferential rights in the matter of the payment of dividend और रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल। मतलब आपने इक्विटी शेयर्स परचेज किया, आप कंपनी के मालिक हैं, हाँ, और मालिक को जब तक प्रॉफिट नहीं होता डिविडेंड मांगने का अधिकार नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट है फिर भी कंपनी ये तय करती है कि चलो ये फंड जो है इसको अभी रिजर्व में रखते हैं, आगे जाके कंपनी को डेवलप करना है तो भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। सो इट इज नॉट अ राइट। कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर्स वाले जो होते हैं वो लास्ट में खड़े रहते हैं, अलग अलग लोगों को पहले पैसे दिए जाते हैं। The rate of dividend on equity shares is recommended by the board of directors and may vary from year to year। जिस मतलब साल में जरूरत के अनुसार इसको डिक्लेयर किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी डिविडेंड पॉलिसी भी तय कर सकती है। And the availability of the profit after satisfying the rights of preference shareholders. These shares carry voting rights। ये लोग वोट कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, उसके लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्शियल लॉ। Companies Act 2013 permit issue of equity share capital with differential right as to dividend, voting or otherwise in accordance with the prescribed rules। डिफरेंशियल राइट्स का क्या मतलब है कि कुछ शेयर्स है उसमें ये कंपनी कह सकती है कि हम आपको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के बाद 8% के हिसाब से देंगे। दिस इज डिफरेंशियल राइट। द शेयर्स कैन बी इश्यूड बाय अ कंपनी आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर द कैश। मतलब पैसा जो है आप दोगे तो उसके आधार पर, या तो अदर देन कैश मतलब कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा करता है या कुछ सप्लाई करता है या कुछ टेक्निकल नॉलेज देता है तो उसका कंसिडरेशन अदर देन कैश माना जाता है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे चलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, मतलब कि नकद के द्वारा शेयर्स को इश्यू करना। इश्यू शेयर्स प्राइवेट कंपनीज डिपेंड्स अपॉन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब ये जो इश्यू करते हैं शेयर उसमें कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं होता है, ना ही पब्लिक ऑफरिंग होता है, लोगों को ऑफर नहीं किया जाता, कुछ अपने ग्रुप्स के अंदर ही प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। पब्लिक कंपनीज इश्यू अ प्रॉस्पेक्टस एंड इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पब्लिक कंपनी जो है वो एक प्रॉस्पेक्टस इश्यू करता है और जनरल पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करता है। टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेट ऑन पब्लिक कंपनीज। हम पूरी यहाँ पर पब्लिक कंपनी के बारे में बात करेंगे। A public company issued a prospectus inviting general public to subscribe for its shares. On the basis of prospectus, the application are deposited in a scheduled bank by the interested party along with the amount payable at the time of the application in case। तो जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है और लोगों को इनवाइट करता है कि आइए और आप शेयर्स में सब्सक्राइब कीजिए, पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन के साथ पैसे भी बैंक में जमा करवाती है और इसके लिए जो मान्य बैंक होती है उसमें ये जमा करवाया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलोंग विद एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। ये टर्म्स को हमें याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी होगा। As per section 39 of the Companies Act 2013,
application money must be at least 5% of the nominal value of shares। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपीज का शेयर इश्यू करना है, इसकी फेस वैल्यू है, तो आपको एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5 रुपीज तो रखनी ही है। मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैं 100 रुपीज का शेयर इश्यू कर रहा हूँ, आप 1 रुपीज से आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं हो। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द इश्यू, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन। आमतौर पर ये कंपनीज जो होती है बोलती है कि भाई 1 जून से लेकर 10 जून तक इश्यू ओपन रहेगा। तो ये जो है इतने पीरियड के बाद क्या होगा, company decides about the allotment of the shares in consultation with the SEBI and stock exchange concerned। अब सेबी जो है उसको मंजूरी लेनी पड़ती है हर एक स्टेप्स पे, साथ में जो भी रिक्वायर्ड मतलब रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होगा जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाना चाहती है, उसको भी सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा, उसको भी बताया जाएगा। According to the Companies Act 2013, a company cannot proceed to allot shares unless minimum subscription is received। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ये उसके बारे में गाइडलाइन देखते हैं। A public limited company cannot make any allotment of the shares unless the amount of the minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and the sum payable as application money for such share has been paid to and received by the company। अपने प्रोस्पेक्टस में ही कंपनी को बता देना है कि उनकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी रहेगी। The amount of minimum subscription to be disclosed in prospectus by the board of the directors taking into the account of the following। मतलब क्या क्या चीजें वे लोग देखेंगे, एक तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, क्योंकि कोई भी शेयर्स का इश्यू करना उसमें करोड़्स ऑफ रुपीस में खर्च होता है। प्रोस्पेक्टस को छपवाना, फिर एप्लीकेशन जो होती है उसके प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा, लीगल फीस, जो भी मर्चेंट बैंक होगा उसकी फीस, ये सारी चीजें जो है उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। कमीशंस पेएबल ऑन इश्यू ऑफ द शेयर्स, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट परचेज और टू बी परचेज्ड। तो भाई ये जो पैसा आ रहा है, मान लो कोई कंपनी है वो 100 करोड़ का पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ कर रही है और उसको लेना है 200 करोड़ का मशीनरी। अगर ये पूरे 100 करोड़ नहीं आते हैं तो वो लोग 200 करोड़ की मशीनरी परचेज नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसे संजोगों में अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ तो क्या ये इश्यू को चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी होगी, प्रोस्पेक्टस में इसका जिक्र होगा, लेकिन ये डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे ये सारी चीजों को सोचकर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी को डे टू डे चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसका भी उसमें ध्यान रखा जाता है। एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब सेबी की गाइडलाइन क्या है? As per the guideline of the Security Exchange Board of India, the minimum subscription to be received in an issue shall not less than 90% of the offer थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब 100 करोड़ का ये आईपीओ ला रहे हैं तो मिनिमम 90 करोड़ तो उनके पास सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए, तो ही उसको वैलिड रहेगा। However, provided that in case of an initial public offer, the minimum subscription to be received shall be subject to allotment of the minimum number of specified securities as prescribed by Security Contract Regulation Rules 1957। तो ये 1957 में जो रूल्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के, उसके आधार पर ये डिसीजन लेना है। If the company does not receive the minimum subscription of 90% of the issue, all application money received shall be refunded to the applicant forthwith but not later than।
रिफंड करने के लिए भी डेज तय किए गए हैं। अगर उससे ज्यादा दिन हो गए तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। कितने दिन है? 15 days of the closure of the issue in case of non underwritten issue। नॉन अंडर राइटिंग मीन्स क्या है? एक आपको छोटी सी बात बता दूं, ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है। मान लीजिए एक कंपनी है, हम कुछ इसको नाम दे देते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स है वो 100 करोड़ का आईपीओ एक पब्लिक ऑफरिंग करता है। टाटा मोटर्स को भय है कि भाई ये पूरे 100 करोड़ नहीं हो तो क्या होगा। वो जाते हैं कोई बैंक के पास, लेट्स से एचडीएफसी, या तो फिर कोई संस्था के पास, लेट्स से एलआईसी, या तो कोई और इन्वेस्टर है जो कि भारत के अंदर मान्य है, एन इन्वेस्टर। ये लोग कहते हैं कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन जितना कम होगा ये हम पे कर देंगे आप अपना ऑफरिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इसे बोलते हैं अंडर राइटिंग। मतलब अगर यहाँ पर 100 करोड़ में शॉर्टफॉल रहा तो ये लोग जो है बाकी की राशि को सब्सक्राइब करेंगे। दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। अगर नॉन अंडर राइटिंग इश्यू है, मतलब कोई लेने वाला नहीं है, तो 15 दिन में ही वापस कर देना है। 70 days of the closure of the issue in case of an underwriting issue where minimum subscription including developmental obligation paid by the underwriter is not received within 60 days of the closure of the business। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी के बारे में बाद में पता चला या वॉट एवर कुछ भी हो, ये अंडर राइटिंग भी 60 डेज के लिए पैसा नहीं देता है, तो ऐसे संजोगों में 70 डेज दिए गए हैं, अदरवाइज इट इज 50 डेज। चलिए नेक्स्ट। कंपनी के अपने कुछ अधिकार है। द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन फुली और पार्शियली। Successful applicant become shareholder of the company and are required to pay the second installment which is known as allotment money। ये दूसरा शब्द है, नीचे पूरा चार्ट है तो उससे भी हम देखेंगे, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। एंड अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट गेट बैक देयर मनी, उनको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। However, in case of delay in refunding the money, the company becomes liable to pay interest on the amount of the refund। Subsequent installment, if any, to be called by the company are known as calls। तो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, उसके बाद जो भी बोला जाएगा उसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसा नाम दे दिया जाएगा। और जब ये पूरा प्रोसेस होगा, मतलब पूरी रकम जो है उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फाइनल कॉल बोला जाएगा। As per section 39 of the Companies Act 2013, application money must be at least 5% of the face value of the shares। However, as per SEBI regulation, ये कंपनीज एक्ट 5% बोलती है, लेकिन सेबी बोलती है नहीं, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय एन एप्लीकेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। इसके ऊपर अगर ट्रू एंड फॉल्स आता है या तो कोई शॉर्ट नोट आती है हमारे पास, जिसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन मनी, तो आपको ये चीजें लिखनी है कि कंपनीज एक्ट के आधार पर ये 5% होनी चाहिए और सेबी रेगुलेशन पर ये 25% मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट, matters related to issue and transfer of security will be administered by SEBI and not by the company law board। कंपनी लॉ बोर्ड सीएलबी जिसे कहते हैं, ये भारत सरकार की संस्था है, मतलब कायदे के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। सेबी जो है वो भी लॉ के द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसका संचालन कौन करेगा? सेबी करेगी। कंपनी लॉ बोर्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। The issue price of the shares is generally issued by the company in installment and these installments are known as under। देखिए जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सारी चीजें हमें यूज में आएगी। ऐसा बोला है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने इतना रुपया लिया, तो हमें क्या समझना है कि ये फर्स्ट कॉल होगा।
फाइनल इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने इतना रुपया मांगा तो हमें हिसाब कर लेना है कि ये फाइनल होगा, लाइक दैट। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकंड को अलॉटमेंट मनी, उसके बाद जो होगा उसको कॉल कहेंगे, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। हो सकता है सेकंड कॉल ना भी हो, फर्स्ट कॉल भी ना हो, अलॉटमेंट के साथ पूरा मनी मंगाया जाए या तो फिर एप्लीकेशन के साथ ही पूरा फंड मंगाया जा सके। तो डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पॉलिसी, ये कंपनी क्या है। जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ये अब हमारे काम की बात है कि भाई जब भी शेयर इश्यू होते हैं तो किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझना। अपॉन द इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल बाय कंपनी, द अंडर मेंशन एंट्रीज आर मेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब आएगा उसके लिए हमने एक अपना बैंक अकाउंट खुला के रखना है, उसका नाम ही एप्लीकेशन मनी होगा। उसमें लाइक दैट कि भाई चलिए मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था, तो टाटा मोटर्स शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अकाउंट, इस तरह से बैंक के अंदर ये अकाउंट होगा। हम भी सेम नाम से अपने बुक्स में एक अकाउंट खोलेंगे। तो बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये पहला स्टेज है। अब ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब कि भाई पैसा आया, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा तीन संभावना है, एक तो है फुली सब्सक्राइब, दूसरा है अंडर सब्सक्राइब, तीसरा है ओवर सब्सक्राइब। उसके बाद इन्होंने जो भी नियम मतलब डिसीजन लिया उसके आधार पर अलॉटमेंट होगा। कौन सी व्यक्ति को कितना शेयर मिलेगा इसे बोलते हैं अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट जब होगा तो एक और अकाउंट खोल दिया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा जाएगा हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट के। मतलब कि ये दोनों अकाउंट को डेबिट करके हम किसे डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो अलॉटमेंट अकाउंट में कौन सी अमाउंट डेबिट होगी, विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में तो मैं आपको बता दूं चलिए कि भाई एक मान लीजिए 10 रुपया फेस वैल्यू है, एक ही शेयर इश्यू किया है मान लो। एप्लीकेशन के साथ 2 रुपया हमने लिया था तो 2 रुपया, अब कितना रुपया बाकी है, 8 रुपया। तो 8 रुपया किसे डेबिट करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। सब्सिक्वेंटली जो भी पैसा आता रहेगा वो किस में जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। लेकिन ये 10 रुपया जो है वो कहाँ जाएगा, ये 10 रुपया जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा with the amount due and allotment and application, being the sum due on allotment and application money transferred to the capital account। तो ये पूरा का पूरा 10 रुपया जो है वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अलॉटमेंट मनी है, मान लीजिए कि ये तय किया गया कि अलॉटमेंट के लिए 3 रुपया आने चाहिए, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो आप सोचेंगे कि भाई 10 रुपया पहले था, एप्लीकेशन में हमने 2 रुपये लिए थे, अब 3 रुपये लिए, तो अभी भी 5 रुपीज जो है इट इज स्टिल पेंडिंग। Sometimes separate application and allotment account are not prepared, and entries relating to the application and allotment monies are passed through a combined application and allotment account। ऐसे संजोगों में क्या होगा वो देख लेते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अलॉटमेंट अकाउंट अलग से नहीं है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब अलॉटमेंट होगा शेयर एप्लीकेशन
allotment account debit with the total application in allotment account to share capital। तो मान लीजिए कि पहले 5 रुपीज मंगाया है, तो ये 5 रुपीज बैंक में डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन में 5 रुपीज होगा। लेकिन अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो यहाँ पर 10 रुपीज डेबिट होगा, यहाँ पर 10 क्रेडिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट का तो पूरा फंड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले 5 था, उसमें से 10 माइनस किया तो -5 बैलेंस रहे। ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग रिसीव्ड, मान लीजिए कि अलॉटमेंट मनी फाइनल है 5 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी क्रेडिटेड। चौथी एंट्री जो है ऑन ए कॉल बीइंग मेड, अब दो चीजें कंप्लीट हो गई। कौन सी? एक तो एप्लीकेशन एंड दूसरा अलॉटमेंट। अब जो भी पैसा आएगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉल मनी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या तो फाइनल कॉल। ऑन ए कॉल बीइंग मेड, शेयर कॉल अकाउंट, यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स कॉल मेड ड्यू एट रुपीज सो एंड सो। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉल मनी, जब कॉल मनी आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कॉल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये शेयर कॉल अकाउंट कंप्लीट जीरो हो जाएगा। अब subscription of the shares, accounting for issue of the shares depends upon the type of subscription. Whenever a company decides to issue shares to the public, it invites application for subscription by using a prospectus. It is not necessary that the company receives application for the number of the share issued to by it. तो तीन पॉसिबिलिटीज है, तीनों के ऊपर हम अलग अलग इलस्ट्रेशन देखेंगे। पहला ऑप्शन था फुल सब्सक्रिप्शन। Issue is fully subscribed if the number of the shares offered for subscription and the number of the shares actually subscribed by the public are same. To start discussion on accounting treatment for the issue of the share, let us assume that the issue is fully subscribed. मतलब कि 5 लाख शेयर के इश्यू किया था तो 5 लाख की ही एप्लीकेशन आई है, ना तो अंडर सब्सक्राइब है ना तो ओवर सब्सक्राइब है। चलिए इसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। Illustration number 2. A company invited application for 10,000 equity shares of rupees 50 each, payable on application rupees 15, on allotment rupees 20, on first and final call rupees 15। तो कुल मिलाकर ये 50 रुपए हो गए। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब फुली सब्सक्राइब है, and all the applications are allotted the number of the shares they have applied for, and installment money was duly received by the company, so the journal entries in the books of the account। चलिए बहुत ही सिंपल है, कुछ मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। पहला स्टेज क्या है? पहला जो स्टेज है वो है when the application money received। पैसा कहाँ आया होगा? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आया होगा? सिंपल है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 1,50,000। ये पैसा कहाँ जाएगा? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद रहे अब तक शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। अब अलॉटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे ठीक है भैया पैसे सब कुछ ठीक आ गए हैं, तो ये एप्लीकेशन वाला स्टेज था, अब अलॉटमेंट वाला स्टेज आ गया। तो अलॉटमेंट टाइम पे क्या होगा? यहां से फंड जो पड़ा है ना वो डेबिट होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 1,50,000 कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी क्या होगा? एक और पिक्चर में खींची जाएगी, वो है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इसको डेबिट करेंगे किससे? 20 रुपीज से। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑन अलॉटमेंट ऑफ ₹20, एप्लीकेशन के साथ 15 रुपया और अलॉटमेंट के साथ 20 रुपया। तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना फंड हो गया अभी? 3,50,000 रुपीज। अब ये पैसा अभी आया नहीं है, ये हमारी बुक एंट्री है। जब ये पैसा आ जाएगा तब बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से टू इक्विटी शेयर अकाउंट जिसे हमने डेबिट किया था, अलॉटमेंट अकाउंट को उसे क्रेडिट करते। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट वाला जो है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब जो स्टेज है वो है कॉल। इसे आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी कहना है, 15 रुपये वाला है। तो अब क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे 1,50,000 से, क्योंकि उसमें भी 15 रुपया हम स्वीकार कर रहे हैं। और कहा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1,50,000, लेकिन अब तक पैसे आए नहीं है, ये अकाउंट में डेबिट है। तो क्या करेंगे? बैंक में जब पैसे आ जाएंगे ऑन रिसिप्ट, ऑन रिसिप्ट फाइनल कॉल के जब पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना रुपया? 1,50,000। अब हमारे पास क्या पिक्चर में बचा? बैंक में जो रुपीस आ गया है, तो सभी पूरे पैसे आ गए हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस उतना रहेगा। बैंक में डेबिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है। और शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 50 मल्टीप्लाई 10,000 यानी कि 5 लाख रुपए का हमने जो शेयर्स इश्यू किए हैं वो इसमें जमा हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द प्रोसेस। ये इलस्ट्रेशन कुछ नहीं है, समझने के लिए है, लेकिन हमें स्टेजेस याद रखने हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा अभी जमा नहीं हुआ है, कहाँ ले गए? शेयर एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है या तो ओवर सब्सक्राइब होता है तो क्या करना है, ये तय करने के बाद ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पिक्चर में आएगा। अब एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट, मतलब बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सब सोच लिया और अलॉटमेंट करने की बारी आई, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा? ये देखा जाएगा कि भाई किसको कितना शेयर्स देना है, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब यहाँ पर आपको नाम एक समान लगेंगे, आपको माइन्यूटली इसे समझना है और लिखना है। उसके बाद अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को पहले दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 3,50,000 विल बी क्रेडिटेड टू द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन पैसा अब आएगा
तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अभी कुछ समय के बाद फर्स्ट कॉल किया कि भाई चलो अब बाकी के पैसे मंगा लेते हैं, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहां डेबिट करने के बाद जब एक्चुअल पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। माय डियर फ्रेंड, आपको जो एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आएंगे उसमें डेट्स वगैरह भी रहेंगे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अभी एक और किस्सा सामने आ सकता है और उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे संजोगों में क्या करना है? On 1st April 21, A Limited issued 40,000 shares of rupees 100 each payable as follows: 20 on application, 30 on allotment, 25 on 1st October 21, 25 on 1st February 22. By 20th May, 40,000 shares were applied for and all applications were accepted. Allotment was made on 1st June. कब allotment हुआ? 1st June को. All sums due on allotment were received on 15th July. Those on the first call were received on 20th October. Generalized the transaction when account were closed on 31st March 22. तो चलिए 22 तक तो सारे ट्रांजेक्शन पूरे हो गए होंगे। अभी ये अंडर सब्सक्रिप्शन का मामला है। आप देखेंगे कि 43,000 है तो क्या होगा कि 40,000 का एप्लीकेशन फंड आया है जो कि 93% है। इट इज मोर देन 90%। तो चलिए समझते हैं इसको किस तरह से जनरलाइज करना है। यहाँ पर स्टेजेस ऑलरेडी दिए गए हैं तो हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ₹20 ऑन एप्लीकेशन, तो 40,000 शेयर्स के हिसाब से कितना रुपया होगा? 8 lakhs। 30 ऑन अलॉटमेंट, तो ये कितना होगा? 12 लाख। 1 अक्टूबर को 25 है तो ये 10 लाख होगा। और लास्ट वाला भी 10 लाख होगा। सो विद दिस बैकग्राउंड हम सॉल्व करते हैं हमारा सम। सबसे पहले बात करेंगे हमारे एप्लीकेशन मनी को। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन दिनांक कौन सी है? इट इज बाय 20th May 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर, मतलब 20th May को हम एंट्री डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये 8 लाख रुपया जो है, नरेशन आप लिखते रहना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके। अलॉटमेंट कब हुआ? अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st जून। तो अब एंट्री कब होगी? 1st जून 2021। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके ये पूरा का पूरा रुपया 8 लाख ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो ये 8 लाख रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अभी हमें अलॉटमेंट के लिए पैसे मंगाए थे तो वो जब आएंगे, लेकिन अभी जब ये अलॉटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, साथ में ही एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये भी 12 लाख। इसके लिए जो भी नरेशन है उसमें क्या होगा, बीइंग शेयर्स अलॉटेड मेड यू एट ₹30 पर शेयर, मतलब अब तक कितने रुपीस आए हैं वो हिसाब से आपको अलॉटमेंट ₹30 और एप्लीकेशन 20, कुल मिलाकर ये हम जमा कर रहे हैं। तो ये अलॉटमेंट हो गया। अभी क्या हुआ, ऑल सम ड्यू एंड अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15th जुलाई, तो 15th जुलाई को हम एंट्री करेंगे। कौन सी करेंगे, बैंक में जो पैसा आया है उसको हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हमारे पास कितना, मतलब कौन सी तारीख को आया है, 15th जून। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया आया था, 30 पर से 40,000 शेयर थे, तो ये 12 लाख रुपया आया है। अभी अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, those on first call were received on 20th अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर को ये कंप्लीट हुआ। लेकिन कब ये कॉल किया गया, 1 अक्टूबर, यहाँ और यहाँ डेट देखते रहना। फर्स्ट कॉल कब किया गया है, 1 अक्टूबर को, तो उस दिन हमें एंट्री डालनी है। ये एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट कॉल वाली होगी, जिसमें 25 रुपीज है, मतलब 10 लाख रुपया का अकाउंट में एंट्री करना होगा। सो 1 अक्टूबर 2021 को क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10 लाख है, क्यों 10 लाख है, 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये 10 लाख रुपया यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट कॉल अकाउंट में डेबिट कितना पड़ा होगा, 10 लाख, तो वो कब आएगा, वो आएगा 20th अक्टूबर को। तो 20th अक्टूबर को एक और एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, 10 लाख से अमाउंट ₹25 पर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन बैंक। अभी क्या होगा, अभी एक और कॉल है, कौन सी तारीख को कॉल किया है, 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को सेम एंट्री डालनी है, कुछ सोचना नहीं है। सेकंड फर्स्ट कॉल की जगह पर क्या लिखेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 2022 में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम 1 फरवरी 2022, ये पहली एंट्री होगी। क्या करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख से, इसको ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अब पूर्ण हो जाएगा, मतलब 50 रुपए का शेयर था तो पूरा का पूरा उसमें अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 लाख। लेकिन ये पैसा आया कब, generalize the transaction when accounts were closed on 31st March 2022। तो ये जो कॉल किया था उसको हम 31st मार्च को क्लोज कर रहे हैं, और ये क्लोज करने में क्या करेंगे, एंट्री डालेंगे 31st मार्च 2022, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख अमाउंट है, टू शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और 10 लाख रुपया से वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मतलब कि 40 लाख रुपए शेयर कैपिटल में आ गए, बैंक में भी आ गए, बाकी सब एंट्रिंग जो अकाउंट्स खोले थे वो सबको हमने क्लोज कर दिया, मतलब बैलेंस नील कर दिया। सो दिस वाज द सिस्टम हाउ अगर अंडर सब्सक्राइब है तो कैसे एंट्री होती है। अब देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, इसमें कुछ मतलब ज्यादा एंट्रियाज में फर्क नहीं होगा, आपको सीक्वेंसिंग याद रखनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हमारे पहले सेशन को कंप्लीट करते हैं। ये यूनिट सेकंड जो है वो लंबा चलेगा क्योंकि हम इसके साथ साथ अलग अलग पहलू को देखेंगे और ये सबसे लंबा यूनिट है। इसमें मैक्सिमम सम भी है और बहुत सारे रिलेशेशन भी है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको जो भी मेरी स्टाइल में अगर इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेगी और एक दो बार प्रैक्टिस करने से आसानी से ये सब होने लगेगा। ऑल द बेस्ट फॉर नाउ, विल मीट इन द सेकेंड सेशन।